हेलो 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 दोस्तों, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। एक बार कंफर्म करिएगा मुझे। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। वेलकम विशाल, गुड इवनिंग। तन्वी, गुड इवनिंग। बाकी के बच्चे फटाफट से आ जाइए। 1 मिनट में अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। और मुझे बताइएगा कि बाकी के जो 2 सेशंस थे हमारे पास इंडियन पॉलिटी के, वो सब लोगों ने रिकॉल किए। सारे बच्चे मुझे कंफर्म करके बताइएगा कि आपने रिकॉल करके आए हो। अगर आप रिकॉल करके आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वेलकम निकिता। चलेगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्टार्ट करें। तो लास्ट में हमने थोड़ा बहुत हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 5 मिनट। और उसके बाद हम आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। अब हमारे प्रॉपरली आपके नॉन टेक की क्लासेस चलने वाली हैं। और स्ट्रेटजी आप जो भी टेक का है उसको आप करते रहिएगा। अब नॉन टेक आपका प्रॉपरली होने वाला है। देखिएगा, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। जो लास्ट वाले 2 सेशंस हुए हमारे पास, अगर मैं बात करूं तो आपने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा। ओके। अब आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके, वॉइस रॉय, सब के बारे में आपने अच्छे से जान लिया था। तो आपके पास फर्स्ट सेशन ये हुआ था। इसके बाद आपने नहीं देखा हो तो बेटा जाके जरूर देख लेना। पीट्स इंडिया एक्ट कब आया था, ये सारी चीजें आपने जानी। उसके बाद चार्टर एक्ट आपके पास शुरू हो गया था। चार्टर एक्ट आया। उसके बाद आपके पास चार्टर एक्ट के बाद आपको पता है कि सर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपके पास आ गया था। उसके बाद आपको थोड़ा बहुत मैंने एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताया था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये आपका स्टार्ट हुआ था। और ये इसी के बाद आपको पता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम आपके पास आया था। पोर्टफोलियो सिस्टम भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है कि मतलब जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं कि उस टाइम पे मैं बता रहा था कि अलग अलग प्रोविंसेस जो होगा आपके पास, बंगाल का, बॉम्बे का, मद्रास का, अलग अलग चीजों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था चीजों को। तो दिस इज अ पोर्टफोलियो सिस्टम। आपको लेसन 2 के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। अब हमारे पास देखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट भी हमने पढ़ लिया था। मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म भी आपने पढ़ लिया था 1909 के अंदर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी आपने पढ़ लिया था। मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, विद इन 10 डेज के अंदर अपने पॉलिटी कंप्लीट करेंगे जो अपने सिलेबस का पार्ट है। और उसके बाद हम मैराथन रखेंगे। आपके पास हिस्ट्री को भी रिकॉल करते रहेगा, उसके भी 100+ क्वेश्चंस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पॉलिटी के भी आपके पास 100+ आपके क्वेश्चंस होंगे, तो बार बार आप रिवाइज करते रहिएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पढ़ लिया था, यहां तक हमने पढ़ लिया था बिल्कुल। थोड़ा बहुत आपने ऊपर ऊपर से ओवरव्यू देख लिया और यहां से क्वेश्चंस भी अपने वहां पे कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिएगा कि सर हमारे पास फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, मतलब यार वो आप लोगों को पता नहीं था क्या, वो आज राकेश का मैसेज आया था ग्रुप में एमसीक्यूज के बारे में। किस किस को नहीं पता था भैया? हाँ, या मतलब सोए हुए थे? जैसे कि रोशनी है, निकिता है, ये तो जगे हुए थे। आप लोगों ने सेशन ही नहीं देखा था। ये सब कुछ एमसीक्यूज के बैच का पार्ट है। रोशनी भी है उसके अंदर और निकिता भी है। और बाकी का तो मेरे को पता नहीं, क्योंकि इन दोनों से मेरे से व्हाट्सएप पे बात किया था, इसलिए मेरे को पता है। बाकी के सारे नए बच्चे तो राकेश वर जो भी लोग हैं उनको क्या पता नहीं था क्या कि भाई क्या है, क्या सिनारियो है, क्या चीज है। अब व्हाट्सएप पे करो क्या, सोए रहते हो? थोड़ा बहुत तो जाग जाओ यार उन चीजों को लेके कि वो क्या है क्या नहीं है। या बाकी लोगों को पता नहीं था क्या? चलो, हमारे पास देखिएगा कि फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अपन बात करते हैं। फ्रेमिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया था, बनाया गया था। आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। ठीक है, क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये ध्यान रखिए ना, रिटन मतलब लिखा हुआ। रिटन मतलब लिखा हुआ। अब यार देखो, आप सोए हुए हो लवदेव, आपने को नहीं पता मेरे को बेटा, आप फिर आप सोए हुए हो यार, क्या बताऊं मैं। आपके अगर पेड के ग्रुप में कोई वीडियो आ रहा है तो वो फालतू में नहीं आ रहा ना, हम जगा तो नहीं सकते ना एक एक भाई साहब उठो, भाई साहब उठो, भाई साहब उठो, भाई साहब उठो, है ना। जब आपके पास इतने सारे उसके वीडियो आ रहे हैं, अगर पेड के ग्रुप में कोई भी वीडियो यूट्यूब का या किसी भी चीज का डाला जा रहा है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होगी पेड के बारे में या कुछ ना कुछ, इसीलिए वो पेड में शेयर करता है जब हम शेयर करते हैं। नहीं तो मैं तो कभी नहीं करता हूं पेड वाले ग्रुप में, मैं कभी भी अनवांटेड वीडियो शेयर नहीं करता हूं। जिसमें कुछ इंफॉर्मेटिव चीज हो वही मैं शेयर करता हूं। अब आप नहीं देखते हो तो आपकी प्रॉब्लम है ना, वो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है।
अब देखिएगा, हमारे पास इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर मैं बात करूं ब्रिटिश, जो ब्रिटिश हमारे देश में राज करके गए, ओके, इनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ध्यान रखना, अनरिटन। रिटन एंड अनरिटन मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारे पास अभी भी हम कोई सा भी क्राइम कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन किया, ओके, जिन्होंने लिखा, तो उन्होंने उसके अंदर सारी चीजें बताई कि अगर आपने कोई क्राइम कर दिया तो आपको बोलेगा भैया आर्टिकल इसके तहत आपको ये सजा दी जाती है, आर्टिकल इसके तहत आपको ये सजा दी जाती है। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हम चलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने लिखा गया है उसी के थ्रू हम चलते हैं। कई बार कोई बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, ठीक है, फिर भी उनको फांसी नहीं होती है, फिर भी वो बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा क्या है उसमें कि वो बच गया है, उसको फांसी नहीं दी गई। रीजंस क्या होते हैं? क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको अभी तक चेंज नहीं किया गया है, जैसा का जैसा है हम उसको फॉलो करते हैं। जैसे कि कसाब था, आपने देखा था कि कसाब ने पूरे बॉम्बे के अंदर तहलका मचा दिया था जब उन्होंने यहाँ पे किया था। उस पे हमारे देश पे अमेरिका हंसा था कि ये देश कैसा है कि इसको, ये इंडिया के अंदर इतनी बड़ी तबाही मचा दी ताज होटल के अंदर, उसको अभी तक फांसी पे नहीं लटकाया, क्योंकि कितना लेट उसको फांसी पे लटकाया गया था। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो रिटर्न है हम उसको फॉलो करते हैं। हम जिसने क्राइम किया उसके पास भी अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को बचने के लिए उसको भी वकील प्रोवाइड किया जाता है कि आप भी अपनी बात वहां पे रख सकते हो। इसलिए कसाब वाले केस में यूएस वगैरह देश पे हंसे भी थे कि इंडिया का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है कि अभी तक इसको फांसी पे नहीं लटकाया, कितना टाइम लगा था उसको फांसी पे लटकाने के लिए। लेकिन ब्रिटिश का क्या है ना, अनरिटन है। अनरिटन का मतलब है लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भाई साहब इसने अभी ये क्राइम किया तो हाथों हाथ नियम बनेगा, हाथों हाथ फॉलो होगा, ये होता है ब्रिटिश का। तो बात समझ में आए अनरिटन और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और आपके पास ब्रिटिश का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इंडिया पे जब ब्रिटिश राज करते थे वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राज करते थे। उनको जब भी कोई भी एक्ट लाना होता था वो लेके आ जाते थे, वो कोई भी पुरानी चीजों को फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि उनका नियम हाथों हाथ बनता था, हाथों हाथ ये चीज हुई तो हाथों हाथ ये नियम लागू होगा। ये होता है अनरिटन, जबकि इंडिया का होता है रिटन। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छा होगा वो देश उतना ही डेवलप होगा, ये याद रखिएगा। अब देखिएगा कि हमारे पास सबसे पहले आपको पता है कि सर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटर्न किया था वो किसने किया था? बाबा भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने ये आपके पास रिटर्न किया था। लेकिन ये आइडिया किसने दिया था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसने दिया था? तो ये आइडिया दिया था एम.एन. रॉय ने। ये नाम जो हाईलाइट कर रखे हैं ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। किसने दिया था बेटा? आप बोलोगे सर हमारे पास ये एम.एन. रॉय ने नाम दिया था इन 1934 के अंदर। नाम याद रहेगा, एम.एन. रॉय ने नाम दिया था, नाम डायरेक्टली पूछेगा। डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट एक्सेप्ट बाय द ब्रिटिश इन अगस्त ऑफ 1940। अगस्त ऑफर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने पढ़ाया था कि अगस्त ऑफर हमारा 1940 के अंदर आया था ना। तो 1940 के अंदर जो ब्रिटिश देश में राज कर रहे थे उन्होंने, अब लग गया था कि भाई साहब अब हमारे को इंडिया से जाना पड़ेगा। अगर इंडिया से जाना पड़ेगा तो भाई साहब इनका कॉन्स्टिट्यूशन इनको बनाना पड़ेगा या इनको कुछ ना कुछ थमाना पड़ेगा, देश को हम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते ना। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो अगस्त ऑफर 1940 के अंदर। क्या बात बोली मैंने? ब्रिटिशों ने एक्सेप्ट किया 1940 के अंदर कि आप इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो। क्लियर? अगस्त ऑफर आया था 1940 के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने आपको पढ़ाया था। अगली बात मैं बात करूं यहां पे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज सेटअप इन नवंबर 1946। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली है, ओके, वो 1946 में आपके पास कैबिनेट मिशंस प्लान ऑफ 1946। तो ये आपके पास एक असेंबली बुलाई गई, कैबिनेट मिशंस प्लान तैयार किया गया 1946 के अंदर। तो ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें जो अभी अब मैं आपको बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है। आपके पास ये है कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंदर हमारे पास बना, ओके। उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो सेटअप इन 1946 एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ द 1946। आपको पता है कि जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे कैबिनेट मिशंस के बारे में बात हुई थी कि कैबिनेट मिशंस कब आया था, तो 1946 के अंदर आया था। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपकी 1946 के अंदर सेटअप हुई थी, ध्यान रखना।
पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब सेटअप हुई थी? 1946 के अंदर। अब देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन रही थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उस टाइम पे देखिएगा कि 389 मेंबर थे। टोटल कितने मेंबर थे? 389 मेंबर उसके अंदर थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। देखो, 389 मेंबर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ऑफ विच 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट। देखो, 389 टोटल मेंबर थे। ये मेंबर का नंबर याद रखना। जब हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन रहा था, कैबिनेट मिशन 1946 की बात हो रही है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सेटअप हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया जा रहा था, उस टाइम पे 389 मेंबर थे उसमें, क्योंकि ये बात करेगा, ये बात करेगा, तो 389 मेंबर मिलके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे बन रहा था। ओके, तो वो सारा विचार विमर्श वहां पे चल रहा था। तो उस टाइम पे 292 वर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। 292 लोग तो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कोई महाराष्ट्र से है तो महाराष्ट्र से, कोई कर्नाटक से तो कर्नाटक से। ऐसे उस टाइम पे 292 स्टेट बने। ओके, और 93 रिप्रेजेंट द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब राजा रजवाड़े। ओके, उस टाइम पे 292 तो क्या थे? स्टेट थे, और हमारे पास 93 क्या थे? राजा रजवाड़े। मतलब इसको लिख सकते हो राजा रजवाड़े, जो राजघराने वाले थे ना, राजघराने। तो 292 तो ये बने, और 93 हमारे पास प्रिंसली स्टेट बने, और 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, और 4 क्या थे हमारे पास? चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस हमारे उस टाइम पे बने। टोटल नंबर 389, उनमें से 93 प्रिंसली स्टेट, 292 आपके पास स्टेट, और 4 आपके पास चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। तो आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाता है? 389 आपके पास आ जाता है। अब देखिएगा, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट, देयर वर विथ 565 प्रिंसली स्टेट इन द इंडिया। कितनी प्रिंसली स्टेट थी? 565। और जब हमारे पास ये तैयार हो रहा था उस टाइम पे कितनी प्रिंसली स्टेट थी? 93। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर, उस टाइम पे 565 प्रिंसली स्टेट थी इंडिया के अंदर। अब देखिएगा कि हमारे पास आगे बात करते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। मैंने बोला ना, मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने कैबिनेट मिशंस पढ़ाया था आपको 1946 के अंदर। तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी हमारे पास? 1946 के अंदर, उसके अंदर बैठी कैबिनेट मिशंस के अंदर। तो यहां पे वही बात मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, वो 1946 में हुई थी, विद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इट प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। उस टाइम पे मतलब आपके पास ये डॉक्टर सच्चिदानंद है, वो टेम्पररी क्या बना दिए गए उस टाइम पे? प्रेसिडेंट बना दिए गए। ऐसा नहीं कि परमानेंट वो प्रेसिडेंट है, वो टेम्पररी। जब हमारा क्योंकि कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए ना, तो हमारे पास उस टाइम पे इंडिया के ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, तो उनको प्रोविंशियल प्रेसिडेंट यहां पे बना दिया गया। दिस इज अ टेम्पररी। ओके, अब देखिएगा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, देख लो 1946 से काम शुरू हो चुका है। अब लास्ट सेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कब खत्म हुआ? 24 जनवरी 1950। अब देखिएगा, आपको पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्योंकि वो पूरे देश का इतिहास बनने वाला है कि ये देश आने वाले टाइम पे ऐसे चलेगा, आने वाले 50 सालों में, आने वाले 100 सालों में ऐसे हमारा देश चलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात, ये छोटी बात नहीं थी। तो इसको आप एक दिन में नहीं बना सकते थे, इसको 2 दिन में नहीं बना सकते थे, इसको टाइम लगा। तो भाई साहब इस पे बार बार इस पे डिस्कस होता रहा कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये पॉइंट डाला जाए, ये पॉइंट नहीं डाला जाए, ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे करके देखो हमारे पास भाई साहब इसके रिगार्डिंग पहला सेशन हुआ था हमारे पास 9 दिसंबर 1946 को। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे बेटा? आपके पास सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, जो कि टेम्पररी थे। लास्ट सेशन हमारा कंडक्ट हुआ 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी और 1950 को तो आपको पता है हमारा रिपब्लिक डे मनाया जाता है। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया था। ध्यान रखना, इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आ गया था। लेकिन हमारा जो लास्ट सेशन हुआ वो 24 को भाई साहब अब डन हो चुका है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, अब हम उसे फोर्स में ला सकते हैं।
तो फोर्स में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन लास्ट सेशन कब कंडक्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। मुझे सारे बच्चे बताइएगा, ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आए? फटाफट मुझे बताओ, सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए? ये पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लास्ट वाली पीडीएफ भी आपको मिल गई होगी। पक्का समझ में आ गया? क्या क्या फैक्ट याद रखना है कि सबसे पहले भाई साहब कितने मेंबर्स थे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। उसके बाद आपके पास बाद में जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे कितने प्रिंसली स्टेट थे, और आपके पास कौन कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ये सारे पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो ध्यान रखते जाना। अब देखो दूसरी बात, आपको पता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। देखो यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है बेटा। देखो आइडिया, जो ये आइडिया की बात कर रहा हूं, आइडिया दिया था बेटा किसने? एम एन रॉय ने। लिखा किसने था? भीमराव अंबेडकर साहब ने। ये ध्यान रखना मेरे भाई, भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, जबकि आइडिया एम एन रॉय ने दिया था। तो क्वेश्चंस कैसे भी घूम सकता है कि आइडिया किसका था और रिटन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर ने। तो बहुत मेहनत लगी इसमें। अब देखिएगा आगे हम बात करते हैं वापस थोड़ा सा, अभी सारे पॉइंट मैंने डिस्कस नहीं किया, सारे पॉइंट मैं यहां पे डिस्कस करता हूं और यहां से क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान रखना। 2 मिनट रुकेगा। देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद and H.C. Mukherjee were elected president and vice president representative on 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर, ये डेट याद रखना। 11 दिसंबर जब हमारा कैबिनेट मिशन चल रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हो रही थी, जब बन रही थी, तो देखिए मेरे भाई ये डेट याद रखना। देखो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला था, तो उसमें फर्स्ट मीटिंग रखी गई कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर, देखो 9 दिसंबर 1946। अब यहां पे बात हो रही है मेरे भाई 11 दिसंबर। ये कितना है बेटा? 9 दिसंबर, ये 11 दिसंबर, मतलब 2 दिन बाद। तो उस टाइम पे हमारे पास प्रेसिडेंट कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट बनाए गए, और एच.सी. मुखर्जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए। ठीक है, हमारे एच.सी. मुखर्जी क्या बने गए? वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बनाए गए, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी थे। अब ये यहां पे थोड़े दिनों के लिए ये प्रेसिडेंट बना दिए गए। दिस इज नॉट टेम्पररी, ओके, ये इलेक्ट किए गए। अब देखो, ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 29 अगस्त 1947 विद भीमराव अंबेडकर एज द चेयरमैन। देखो ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूशन 29 अगस्त 1947 विद भीमराव अंबेडकर। अब देखिएगा ड्राफ्टिंग कमिटी क्या है? ड्राफ्टिंग मतलब कि जैसे कि आपके पास 20 लोग बैठ गए, ओके। अब 20 लोग वहां पे बैठ गए, अब वहां पे सबके मत पूछे कि क्या लिखा जाए, सबके सब मैक्सिमम। आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आपने देखा, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है उसके अंदर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मैक्सिमम आदमी उसमें एडवोकेट थे, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सारे के सारे आपको पता है प्रॉपर वर्ड उसके अंदर यूज किए गए हैं, क्योंकि मैक्सिमम पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसे आपके पास, आप समझ सकते हो कि वहां पे सारे के सारे मतलब है ना एडवोकेट थे मैक्सिमम कैंडिडेट, इसलिए उसका थोड़ा सा होता है कि लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखिएगा कि हमारे पास ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग मतलब ड्राफ्ट तैयार किया गया, मतलब पेज, ओके, कि भाई साहब सबने अपने अपने मत रखे गए ड्राफ्टिंग कमिटी में, ओके। ड्राफ्ट तैयार किया गया मतलब पेज तैयार किया गया, और पेज तैयार किया गया, उसमें एक एक पॉइंट लिखना शुरू हो गए, ओके। अब इसको कितना टाइम लगेगा वो आगे बताएंगे। अब देखो जो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कंप्लीट हुआ, देखो उसको कितना टाइम लगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 साल 11 मंथ 18 डे, सारी डेट याद रखना। 2 ईयर 11 मंथ 18 डे टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा मेरे भाई? इतना टाइम लगा। देखो ड्राफ्टिंग कमिटी कब बैठी? 29 अगस्त 1947 को विद भीमराव अंबेडकर के साथ, ओके। भीमराव अंबेडकर लिख रहे थे, सबके मत पूछ रहे थे कि आपका मत क्या है, आपका मत क्या है, आपका मत क्या है। तो ड्राफ्ट तैयार किया गया, लिखना शुरू किया गया। अब उसको लिखते लिखते आप समझ सकते हो कि लिख तो दिया उसको, उसके बाद उसको जो हमारे पास कंप्लीट होने में
कितना हुआ, 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगे। इतना मंथ क्यों लगा? इतना मंथ इसलिए लगा, जैसे कि मान लो भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने 3 महीने में पूरा लिख के तैयार कर दिया। अब वो 20 जने हैं ना, उनसे देखा भाई साहब आप देखो, देखिए कुछ कमी तो नहीं रह गई। फिर दूसरे के पास भेजा, वो देखेंगे भाई कुछ कमी तो नहीं रह गई, तो वो बोलेगा कि भाई साहब ये कमी है, इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं। अगले के पास भेजा, फिर अगले के पास भेजा, फिर अगले के पास भेजा, तो सबने अपने अपने पॉइंट बोले ना, भाई इसको रिप्लेस किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए, इसको रिप्लेस किया जाए। तो वो सबके अलग अलग मत थे। तो आप समझ सकते हो कि सबका एक जैसा मत तो नहीं होता ना, यार ये पॉइंट गलत है, यार ये पॉइंट सही है। तो ये पॉइंटों के कारण आपको पता है उसको बनते बनते, चेंज करते करते, करेक्शंस करते करते 2 साल 11 मंथ 18 डे लगे। एक एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज। 2 ईयर 11 मंथ 18 डे है, तो मतलब 18 डे, ये 19 डे नहीं है। तो यहां पे ये पर्टिकुलरली आपसे डेट पूछी जाएगी। देखिएगा, अब देखिएगा कि हमारे पास अदर मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन कौन इंक्लूडेड थे। देखो, एन गोपाला स्वामी, ऐसे नाम थोड़ा बहुत याद रखने ना, याद हो जाए तो, नहीं तो याद रखने की जरूरत नहीं है। एन गोपाला स्वामी, ओके, अय्यनगर और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सब्दुल्ला, और आपके पास माधव राव है ना, और आपके पास टी कृष्णाचार्य। ओके, अब ये सारे के सारे उस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। ओके, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कितना टाइम लगा उसको। अब मेरी बात आगे ध्यान सुनना। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। देखो मेरे भाई, ये डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमारा एडोप्ट कब किया गया, एडोप्ट करने की डेट, ना कि उसको फोर्स में लाने की डेट, उसको लागू करने की डेट नहीं है ये। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश में रिपब्लिक डे कब मनाया जाता है? आपने बोला कि सर 26 जनवरी 1950 को हमारे पास लागू हुआ था, क्योंकि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था। लेकिन इस दिन एडॉप्ट किया गया, उसको लिया गया, अच्छा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये होने वाला है। फोर्स नहीं किया गया, उसको लगाया, लागू नहीं किया गया, लागू नहीं हुआ है मेरे भाई, याद रखना, एडॉप्ट ही किया था कि हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसको कभी भी फोर्स कर सकते हैं। तो भाई साहब हमारे पास एडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950, ये डेट याद रखना, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन एडॉप्ट एज द नेशनल एंथम। ये डेट भी याद रखना, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम जो हमारा है, जनगण मन, जनगण मन जो हमारा नेशनल एंथम है, सभी को पता है ना, यह भी एडॉप्ट किया गया कब? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो नेशनल एंथम जो है वो कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको कंपोज किया था। कब कंपोज किया था? 11 दिसंबर 1911 को उन्होंने कंपोज किया था। बट उसको इंडिया ने, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने अडॉप्ट कब किया? 24 जनवरी 1950। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डेट याद रखना है। एक बार में याद नहीं होगी, बार बार देखोगे, बार बार सुनोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर अभी का भी आप याद करने की कोशिश करोगे, ना 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 मेरे भाई, अभी का अभी आपको 30% याद हो जाएगा, 100% नहीं होगा। 100% कब होगा? बार बार आप पीडीएफ पढ़ोगे। क्लियर? अब देखिएगा सर, हमारे पास द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, देखो फोर्स में कब आया? 26 जनवरी 1950 को, और इस दिन हमारे पास सेलिब्रेट किया गया रिपब्लिक डे इन इंडिया। तो मेरे भाई यहां पे मैंने 3 से 4 चीजें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई है। देखो, एक तो हमारे पास पहली बात तो है कि भाई साहब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने। आइडिया किसने दिया? एम.एन. रॉय ने। बिल्कुल बढ़िया बात है। अब इनके साथ और भी आदमी बैठे हैं, करेक्शन वरेक्शन हुआ, बहुत सारी चीजें चली। तो ये सारी चीजें कब तक चलती रही? 2 ईयर 11 मंथ 18 डे तक चलती रही, और उसके बाद ये फाइनली सामने लाया गया कि इतने टाइम के बाद अब हम इसको फोर्स में ला सकते हैं। तो ये डेट जो है आपके पास 2 ईयर 11 मंथ है, तो मतलब 11 मंथ, 12 मंथ नहीं, 11 मंथ ही याद रखना है। ओके, ये डेट याद रखना, पूछता है यहां से क्वेश्चन। दूसरा, एडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1949 को, 1949 को एडॉप्ट किया गया। 26 नवंबर 1949, जबकि उसको फोर्स में कब लाया गया? 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट करने का मतलब क्या है? बनके तैयार हो चुका है, लेकिन लागू नहीं किया गया। जैसे मैं यहां पे बैठा हूं, मैंने रूल बना लिया है,
ठीक है भाई, ये करना है, किया नहीं है, रूल बना के मेरे पास तैयार है, फिर मैं कल आऊंगा बोलूंगा कि बेटा ये रूल है, वो मैंने लागू कर दिया है। तो भाई साहब लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। एडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। ये डेट याद रखना, डेट का बहुत बड़ा खेल है और हमारे को ये डेट याद होना चाहिए जरूर भी। 24 जनवरी 1950 को हमारे पास एडॉप्ट किया, नेशनल एंथम भी हमने एडॉप्ट किया था। और हमारे पास नेशनल एंथम मतलब जन गण मन, ये हमारे पास कंपोज किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि नेशनल जो सॉन्ग है वो किसने कंपोज किया था, कोई बता सकता है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वंदे मातरम किसने कंपोज किया था बेटा, बताओ, कोई बता सकता है? वंदे मातरम, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, जल्दी बताओ फटाफट। बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, अच्छा, और बाकी? बाकी बाल गंगाधर तिलक है? आर यू श्योर? या बंकिम चंद्र चटर्जी है? अरे मेरे भाई, हाँ बिल्कुल, बंकिम चंद्र चटर्जी है ना, याद रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी है बेटा, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है मेरे भाई। ओके, तो ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने कंपोज किया था, जबकि हमारे पास नेशनल एंथम जनगण मंगल आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया था, याद रहेगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हुआ तो उसमें कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल कास्ट थी, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। 8 शेड्यूल कास्ट थी, 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे। अभी आर्टिकल भी आपके बाद में जाके चेंज हुए, लेकिन जब बना था जब की बात हो रही है। प्रेजेंटली इट हमारे पास 12 शेड्यूल, उस टाइम पे कितनी शेड्यूल कास्ट थी हमारे पास? 8, और अभी कितनी है? 12, ध्यान रखना। चलो क्लियर, ये सारे पॉइंट समझ में आ गए ना मेरे को? फटाफट बताइएगा। मतलब मैं 100% याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, 30% क्या आप याद रख लोगे मेरे भाई? 30% ये जितना मैं लिख रहा हूं सबको यहां से रिमूव करता जा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में पढ़ने में। याद रख लोगे ना? 30% तो याद हो गया ना? पूरा ना हुआ कोई दिक्कत नहीं, दिमाग को चालू रखिएगा, 30% तो याद हो जाएगा, बाद में पीडीएफ पढ़ोगे ऑटोमेटिकली चीजें याद हो जाएगी। क्लियर? अब हमारे पास ये एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, बढ़िया बात है, उसको हम फोर्स में भी लेके आ गए। अब देखो, इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है हमारे पास आंतरिक गवर्नमेंट। हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म 2 सितंबर 1946 फ्रॉम न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब यहां पे अंदर की हमारी गवर्नमेंट बन रही है, हमारे देश की 1946 के अंदर इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बन रही है। इंटरिम गवर्नमेंट मतलब आंतरिक गवर्नमेंट। आंतरिक गवर्नमेंट मतलब कि भाई साहब सबको अपना अपना काम दिया जा रहा है कि आप ये काम करना, आप ये काम करना, आप ये काम करना, आप ये काम करना। तो देखिएगा, जब हमारे पास इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो देखिएगा कि हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, ये नाम याद रखना, जवाहरलाल नेहरू हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर कॉमनवेल्थ रिलेशंस। भाई साहब जो जवाहरलाल नेहरू हैं इस टाइम पे यह कहा गया कि आप है ना इनको संभालोगे, जो एक्सटर्नल जो भी बाहर के हमारे अफेयर हैं, जो भी चीजें हैं बाहर की चीजें देश विदेश की, वो चीजें आप संभालोगे। कॉमनवेल्थ के जो भी रिलेशन है वो भी आप ही देखोगे। ये काम किसको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भाई साहब होम व्यवस्था, घर की व्यवस्था, इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग, ये काम आप संभालोगे। राजेंद्र प्रसाद को, राजेंद्र प्रसाद जी को बोला कि आप फूड एंड एग्रीकल्चर, ओके, इनको काम दे दिया भाई साहब आप फूड एंड एग्रीकल्चर का सारा काम आप संभालो। ठीक है, सबको अलग अलग नाम यहाँ पे दे दिए, सबके दे रखे यहाँ पे। जैसे आपके पास जगजीवन को लेबर का दे दिया, सरदार वल्लभ देव को डिफेंस का दे दिया, आप डिफेंस को संभालो। और आपके पास क्योंकि सबको एक लीडर तो चाहिए ना हर डिपार्टमेंट को, तो हर डिपार्टमेंट को लीडर चाहिए, तो ये सारे नाम हैं। ओके, जितने याद हो जाए उतने याद रखने की कोशिश करना, इनसे क्वेश्चन आ जाता है। लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया और आपके पास और सॉरी फाइनेंस का ये काम संभालेंगे, ओके, कैबिनेट में, कि आप फाइनेंस के मिनिस्टर हो, आप इसको संभालिएगा। और अब जो ये सारे नाम है एक बार पढ़ लीजिएगा, आसफ अली, और आपके पास ये
राजा गोपालाचार्य, ओके, ये आपके पास कॉमर्स, और आपके पास गजफर अली खान हेल्थ, और आपके पास जोगिंद्र नाथ आपके पास मंडल, ये आपके पास लो को देखेंगे। तो ये सारे नाम देख लीजिएगा कि भाई साहब आप इसको संभालना, आप इसको संभालना है। तो हमारी गवर्नमेंट बनी तो सबको कुछ ना कुछ तो डिपार्टमेंट देने पड़ेंगे ना। जैसे कि अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ तो मैं बोलूंगा भाई साहब फिजिक्स आप पढ़ाना, ओके, केमिस्ट्री आप पढ़ाना, ओके, मशीन आप पढ़ाना, बेसिक इलेक्ट्रिकल आप पढ़ाना। तो सबको काम तो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ऐसे सबको ना काम डिस्ट्रीब्यूट किए गए 1946 के अंदर कि आप इसको संभालना, आप इसको संभालना, आप इसको संभालना। क्लियर? तो ये नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा हमारे पास ये है कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। जो कमिटी है ना, उस कमिटी में उसका हेड कौन होगा, कमिटी का हेड कौन होगा। अब यहां पे सबसे ज्यादा जो हेड आपको दिखेंगे ना, ओके, मैक्सिमम जगह पे देखिएगा बाहर की चीजों को लेके या देश को लेके, यूनियन को लेके जवाहरलाल नेहरू आपको दिखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हमारे पास कमेटी के हेड कौन थे भाई साहब, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी के हेड कौन है मेरे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के कौन थे बेटा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन दोनों के यूनियन लगे ना, मतलब हमारा राष्ट्र, यूनियन पावर, ओके, संगठन, हमारे देश का संगठन, यूनियन पावर, पूरे देश का मतलब यूनियन पावर कमेटी किसके हाथ में है, उसके हेड कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे बड़ा पावर उनके हाथ में है। क्लियर? अगर मैं बात करूं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के सरदार वल्लभ भाई पटेल बनाए गए। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन बनाए गए बेटा, ये नाम याद रखना है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटी, फंडामेंटल सबके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ओके, और उसके लिए किसको दिया गया है, उसके हेड कौन बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि इसके ये राइट है, ये सारी चीजें देखिएगा। माइनॉरिटी जो भी हमारे देश में है उनके बारे में सोचिएगा, तो ये काम उनको दिया गया और उसके हेड बनाए गए। और रूल प्रोसीड्यूर कमिटी, प्रोसीड्यूर कमिटी के भाई साहब हेड कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमिटी के भी राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहेंगे, ये नाम आपको याद रखने हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी ऑटोमेटिकली याद हो गया, भीमराव अंबेडकर, ओके। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ओके, उसके सरदार पटेल। और आपके पास क्योंकि प्रोविंशियल को आपके पास जो सरदार पटेल हैं और आपके पास सरदार पटेल साहब थे, इन्होंने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी में मतलब सबसे बातचीत कर करके कि भाई साहब जैसे ये राजा है, ठीक है, यहाँ का ये राजा है, इस राजा को कोई पहले उस टाइम पे ऐसा चला था कि यार ये उधर मिलना चाहते हैं। उस टाइम पे आपको पता है कि इंडिया पाकिस्तान हुआ था, तो कि ये बोलते कि हम तो भाई साहब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, हम तो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। तो बहुत सारी चीजें थी। तो सरदार पटेल साहब थे, तो इन्होंने भी बहुत तगड़ा यहाँ पे काम किया था, सबको समझाया था। तो उनको मतलब राजा रजवाड़ों को समझाना, उनको देश के साथ जोड़ना कि नहीं नहीं भाई साहब हम एक देश संगठन करेंगे। तो ऐसे देख सकते हो आपके अपना देश में अलग अलग स्टेट है, ओके, अलग अलग लैंग्वेज है, तो सबको समझाना इतना आसान नहीं था। क्योंकि आप देख सकते हो राजस्थान है, यूपी है, बिहार है, बंगाल है, ओके, साउथ में कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओके। तो ये सारी चीज़ें तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है, समझ में नहीं आती है, ओके। तो इसलिए उनको समझाना भी आसान नहीं था। और दूसरी बात, देश बनाना इतनी आसान बात नहीं थी। तो इन्होंने बहुत तगड़े तगड़े काम किए। तो सबने अपने अपने फील्ड में अच्छे काम किए, ओके। तो अगर सभी के नाम लूँ तो मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने तगड़ा काम नहीं किया, सबने बढ़िया काम किया है अपने अपने डिपार्टमेंट में। क्लियर? तो ये नाम आपको याद रखना है कि कौन कौन किस किस डिपार्टमेंट में थे। क्लियर? अब देखिएगा सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई साहब यहां तक मुझे बताओ, यहां तक सब कुछ ठीक है, समझ में आया ना? भले याद तो पूरा नहीं हुआ होगा, इतना मैं समझ सकता हूं, याद पूरा अभी नहीं होगा, 30% होगा, लेकिन ये आपको पता लग गया ना याद कैसे रखना है, वो तो बार बार पढ़ने से होगा, है ना? तो ये इतना सभी को समझ में आ गया ना? मुझे फटाफट सारे बच्चे बताइएगा, फटाफट सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइए यस सर, यहां तक समझ में आया, मैं आगे की ओर बढ़ सकता हूं। क्लियर? आगे बढ़ू? अब देखिएगा हमारे पास यहां पे सेलिएंट फीचर्स की हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के। सेलिएंट फीचर्स क्या है? सशक्तिकरण, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें जो क्या क्या चीजें लिखी गई, उसके मेन फीचर्स क्या क्या है, वो मेन फीचर्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, देखिएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथेस्ट, बहुत बड़ा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई साहब, आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी पढ़ने में। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत लेंथी है, बाकी देशों के कंपेयर में बहुत बड़ा है, ठीक है। और दूसरी बात,
दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ओके, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिटन है, जबकि यूके का क्या है? अनरिटन है। रिटन और अनरिटन में बात समझ में आ गई कि भाई साहब रिटन हम देश के कानून के तहत चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलते हैं कि भाई साहब किसी ने कोई मर्डर कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे कि इसको क्या सजा दी जाए। लेकिन यूके का अनरिटन है, तो भाई साहब उनको क्या होता है कि भाई साहब इसने ये क्राइम किया तो हाथों हाथ नियम बनता है, हाथों हाथ सजा होती है। तो ये डिफरेंस होता है अनरिटन और रिटन के अंदर। क्लियर? दूसरी बात, हमारे पास अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द पीपल ऑफ इंडिया आर द अल्टीमेट सोवरियन। सोवरियन का मतलब क्या है? कि इंडिया के हर लोग जहां जहां पे भी रहते हैं, भले वो कहीं पे भी रहते हो, कौन से भी स्टेट में रहते हो, सोवरियन मतलब स्वतंत्र है। ये उसमें लिखा, अल्टीमेटली अपने आप वो स्वतंत्र है, सबके अपने अपने फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई साहब वो स्वतंत्र नहीं है, नो नो आप ये करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्वतंत्र हो, तो देश का हर नागरिक क्या है? स्वतंत्र है। आप भी देखते होंगे आप स्वतंत्र ही तो है ना, ऐसा थोड़ी कि स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये होता है सोवरियन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर सेकुलर स्टेट। ओके, अब देखिएगा हमारे पास जो पहली बार हमारे पास इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना, ओके, अब ये एक सेकुलर स्टेट बन गया, मतलब किसी दूसरे राजा, दूसरे बाहर की कंट्री के अधीन नहीं है, कोई दूसरी कंट्री इस देश पर राज नहीं करती है। अब इंडिया ही खुद इंडिया पे राज करता है, तो सेकुलर स्टेट है। बात समझ में आ गया? कोई बाहर की कंट्री देश पे राज नहीं करती है। ऐसा नहीं कि भाई वो कहेगा उसके तहत हम चलेंगे, नहीं नहीं, हम ही इस पे राज कर रहे हैं। तो हमारा देश सेकुलर स्टेट है। ओके, देखिएगा ये जो हमारे पास यहां पे जो लिखा हुआ है, द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन स्टैंड फॉर सेकुलर स्टेट। अब सेकुलर स्टेट में अगर यहां पे दूसरी बात में बताना चाहूं तो सेकुलर स्टेट में आप यूं समझ सकते हो कि स्टेट जितने भी हमारे देश में हैं, सारे स्टेट सेकुलर हैं, सारे स्टेट स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि भाई साहब महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, हमारे पर राजस्थान स्वतंत्र नहीं है, यूपी स्वतंत्र नहीं है, बिहार स्वतंत्र नहीं है। हर स्टेट स्वतंत्र है अपने आप में, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंडर में दिल्ली के आता है, दिल्ली के अंडर में है। बात समझ में आया? हर स्टेट आपका सेकुलर है, स्वतंत्र है, लेकिन ये किसके कंट्रोल में है? दिल्ली के कंट्रोल में है। अब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कंट्रोल में है, लेकिन सबसे बड़ा पावर उसी के पास रखा। जैसे कि हमारे पास कोरोना लगा था, तो अभी आपने देखा होगा उस टाइम पे प्रधानमंत्री के पास पूरा पावर चला जाता है। उन्होंने ये बोल दिया कि भाई साहब हर स्टेट में आपके पास लॉकडाउन, तो लॉकडाउन। तो पावर सबसे बड़ा किसके पास चला गया? यूनियन के पास। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई सारा पावर ही उसके पास में है, उसके पास तो है ही सही, वो तो मतलब एक इमरजेंसी कंडीशंस में वो अपने हाथ में पूरी पावर ले लेता है। उसके लिए आर्टिकल्स बने हैं कि भाई साहब प्रधानमंत्री के पास पावर कब आएगा। लेकिन प्रत्येक जो भी स्टेट है, प्रत्येक जो भी हमारे स्टेट है, वो अपने आप में सेकुलर है, वो स्वतंत्र है। ऐसा नहीं कि वो स्वतंत्र नहीं है। क्लियर? अब देखिएगा दूसरे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फेडरल फीचर्स एज वेल एज यूनिटरी फीचर्स। सेकुलर की बात जहां पे खत्म होती है, वहीं पे फेडरल आपका शुरू होता है। फेडरल फीचर्स एंड यूनिटरी फीचर्स। अब देखिएगा हमारे पास अगर हम बात करते हैं फेडरल फीचर्स की और यूनिटरी फीचर्स की, तो यूनिटरी मतलब यूनियन, देश जो दिल्ली पे जो बैठते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब जो दिल्ली में बैठते हैं, ये तो हमारे पास है दिल्ली सरकार, हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट जो बीजेपी की है। यहां तो है हमारे मोदी साहब, मोदी जी। और ये फेडरल फीचर्स, फेडरल फीचर्स मतलब जितने भी हमारे स्टेट हैं, हमारे स्टेट में अलग अलग हो गए, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ओके, आपके पास महाराष्ट्र हो गया, जितने भी हमारे देश के अंदर स्टेट हैं, ये सब के सब फेडरल फीचर्स हैं, लेकिन साथ साथ में ये यूनिटरी फीचर्स भी रखते हैं कि ये हमारे पास दिल्ली के ही कंट्रोल में है प्रत्येक स्टेट। मेरी बात समझने की कोशिश करना, सारे स्टेट दिल्ली के ही कंट्रोल में है। कंट्रोल में तो उसके हैं, लेकिन प्रत्येक स्टेट अपने आप में फेडरल है, स्वतंत्र है। क्लियर? चलो अब देखो सब फेडरल है, तभी तो देखो ना यार, आप देखोगे कि इस स्टेट का पेट्रोल का दाम ये है,
उस स्टेट का पेट्रोल का दाम ये है, उस स्टेट का पेट्रोल का दाम ये है, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, अपने अकॉर्डिंग है। तो अपने आप में स्वतंत्र है ना कि वो ये नियम बना सकते हैं, अपने स्टेट के जो भी लोग हैं उनके लिए वो वैकेंसी निकाल सकते हैं, उनको जॉब देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं कि हमारे को हमारा स्टेट डेवलप करना है, तो उसके लिए वो अपने अपने नियम ला सकते हैं। इसलिए वो स्वतंत्र है, वो फेडरल है, वो फेडरल है, साथ में वो यूनिटरी फीचर्स भी रखते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस आ जाती हैं तो उस कंडीशंस में ये सारा पावर हमारे पास किसके पास चला जाता है, मोदी जी के पास चला जाता है। तो इसलिए उसको बोला यूनिटरी फीचर्स। तो अब वो आर्टिकल के तहत मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल में है, कब ये उनके पास पार्टिकल, ये हमारा जो पावर है मोदी जी के पास जाता है, वो आर्टिकल्स है। अब हमारे पास देखिएगा कि सर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सिंगल सिटीजनशिप टू सिटीजन। हमारे पास जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, सबके पास सिंगल सिटीजन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगल सिटीजन का मतलब क्या है कि देखो यार, अमेरिका के अंदर डबल, जो यूएस है अमेरिका, यूएस जो अमेरिका है उसके अंदर डबल सिटीजन है। क्या है? डबल सिटीजन है। अब देखो सिंगल सिटीजन और डबल सिटीजन में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बताओ, आप यूपी के हो, आप यूपी के हो तो क्या आप मतलब महाराष्ट्र में जाके जगह नहीं ले सकते हो? क्या वहां पे आप फ्लैट नहीं खरीद सकते हो? खरीद सकते हो। महाराष्ट्र का कोई भी लड़का है, कोई भी बच्चा है, क्या राजस्थान में आके वो अपनी जमीन नहीं खरीद सकता? खरीद सकता है, फ्लैट, वो अपना फ्लैट खरीद सकता है। दूसरी बात, अगर कोई महाराष्ट्र का बच्चा है, अगर वो चाहता है कि ना मैं तो यूपी में जाना चाहता हूं, तो ये थोड़ी है कि भाई साहब उसके पास उसका आधार कार्ड चेंज हो जाएगा। अब यूपी में गए ना सर, तो हमारे को यूपी की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। अगर हम महाराष्ट्र के हैं, हम यूपी में जाएंगे तो यूपी की सिटीजन लेना पड़ेगा। अगर हम राजस्थान में जाएंगे तो राजस्थान की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। अगर हम वहां पे जाएंगे तो वहां की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है आपको कि वहां की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, जहां पे आपका बर्थ है, जहां पे आपका जन्म हुआ है, वहीं की आपकी सिटीजन काउंट होगी। तो सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर। लेकिन यूएस के अंदर डबल सिटीजन है। अगर हमारे पास उनके एक स्टेट में कोई बंदा जिसका बर्थ हुआ है, वो सिटीजन तो उसके पास में ही है, लेकिन भाई साहब उसको दूसरे स्टेट के अंदर जाना है तो उसको पहले तो वहां की सिटीजनशिप लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उसमें जाएगा। तो वहां पे डबल सिटीजनशिप है। और इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप भी, आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, रह सकते हो, कहीं पे भी स्वतंत्र होकर रह सकते हो। बात क्लियर? चलो चलो आगे बढ़े। सर ये तो उत्तराखंड में नहीं कर सकते बेटा, ये तो अभी झारखंड आपके पास जम्मू कश्मीर के अंदर भी था। ओके, तो उस पर मैं आर्टिकल्स बताऊंगा अभी आपको, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या बोला गया, क्योंकि हर हर स्टेट ही ऐसा थोड़ी था कि मतलब हर जगह पे खरीद सकते हो। तो अभी जम्मू कश्मीर वाले केस में भी तो हुआ था ना, आपके पास 379 हटा, और 379 का रीजंस क्या था। तो अभी आपने 379 आर्टिकल्स पढ़ा ही नहीं, तो मैं क्या बता दूं आपको। ठीक है, तो अभी इससे जितना हम पढ़ रहे हैं ना, उसी के थ्रू हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो 379 हटाया था। पहले वहां पे हम जमीन वगैरह नहीं खरीद सकते थे, आज की तारीख में खरीद सकते हैं, वो 379 आर्टिकल्स बताता है। तो वो सारी चीजें आर्टिकल्स की बात है। क्लियर? तो ये इंडिया की क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो। अब देखिएगा, देयर इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन द इंडिया। अब देखो, इंडिया का जो हमारे पास जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी मतलब हमारा जज साहब, हमारा हाई कोर्ट, हमारा सुप्रीम कोर्ट, वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इंडिपेंडेंट के साथ साथ वो इंटीग्रेटेड भी है। ऐसा नहीं है कि सारा पावर ही सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए, ऐसा नहीं है कि सारा पावर ही प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाए, ऐसा नहीं है कि सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाए। तो ये पावर किसके पास है? किसी के भी पास पूरा पावर है ही नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि सबसे बड़ा देश का पावर किसके पास में है, तो आपका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ही सबसे बड़ा पावर है, उससे बड़ा पावर किसी के भी पास नहीं है। लेकिन उसके पास जो भी पावर है ना, तो उसको लगाने के भी नियम है, आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते हो, सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गोल गोल चक्कर में लगे हुए हैं। क्लियर? तो यहां पे यही बोला कि देयर इज आपके पास सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ओके, आपके पास जो जुडिशरी सिस्टम है, जो जज है, हाई कोर्ट है,
जो सुप्रीम कोर्ट है ये अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि वो किसी पर डिपेंड करेंगे, और इंटीग्रेटेड है, मतलब जुड़े हुए हैं कि आपके पास ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, फिर उससे नीचे लोअर कोर्ट, ये एक दूसरे से सबके सब जुड़े हुए हैं। अब बोलोगे ना यार हमारे स्टेट में ये कोर्ट तक ये मामला गया, अब हमारे स्टेट के कोर्ट ने इसकी सुनवाई नहीं गई, फिर आप कहां पे जाओगे? सबसे पहले तो आप लोअर कोर्ट में गए थे ना, तो लोअर कोर्ट में नहीं सुनाई हुई, फिर आप कहां पे भेजोगे? फिर आप भेजोगे सर हाई कोर्ट में, फिर आप बोलोगे सर हाई कोर्ट में भी हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर आप जाओगे सर सुप्रीम कोर्ट में। तो ये सारे के सारे क्या इंटीग्रेटेड हैं, अपने आप में सब इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तभी तो एक स्टेट में आके एक आईपीएस बैठ जाता है, और आईपीएस एक सेंटर की नौकरी है, उसको तो उस स्टेट में बैठना ही नहीं चाहिए। तो मतलब ये सबके सब क्या है, इंटीग्रेटेड है, कि वहां पे आपके पास सेंटर का पर्सन भी वर्क कर सकता है। तो वो सारी चीजें आर्टिकल्स की बात है, तो अभी आपको कम समझ में आएगी, तो इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं। क्लियर? अब देखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेशल प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी। ओके, अब देखो यार, इमरजेंसी आपके पास कब आपको इमरजेंसी लगानी है देश में, ओके, कब नहीं लगानी, तो इसके भी स्पेशल प्रोविजंस हैं। लेकिन आपके पास, आपको पता है इंदिरा गांधी जी ने जब 1975 में इमरजेंसी लगाई थी, वो सबसे गलत इमरजेंसी थी। ओके, और उनकी उस टाइम पे तो तुम्हें भी हुई थी, वो सबसे लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन होता है ना कि उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी, सबसे गलत इमरजेंसी का वो उन्होंने नियम उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने वो इमरजेंसी लगा दी थी, लेकिन वो गलत था उस टाइम पे इमरजेंसी लगाना। ठीक है, तो इसलिए बाद में आपको ही पता है कि चीज़ें क्या क्या बिगड़ी हैं, क्या क्या हुई है, तो वो इमरजेंसी लगाना गलत था। तो भाई साहब, इमरजेंसी के भी कुछ प्रावधान है कि आप इमरजेंसी कब लगा सकते हो। दूसरी बात हमारे पास है कि आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 आपके पास 1 से लेके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं आपके। ओके, तो हमारे पास 395 आर्टिकल बने थे, बाद में आपके चेंजेस हुए। अब देखिएगा, आर्टिकल 326 में लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिक्स एडल्ट सफरेज। अब देखो, हमारे पास जो आर्टिकल 326 है वो बताता है कि यहां पे हम इलेक्शंस कर सकते हैं। हाउस ऑफ पीपल, जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो इंडिया के जितने भी 326 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ बेसिक्स ऑफ एडल्ट फिश सफरेज, कि उन्होंने बोला कि हमारे पास है ना आर्टिकल 326 के थ्रू आप इलेक्शंस करा सकते हो। हमारे पास जितने भी हमारे पास लेजिस्लेटिव है, ओके, तो वहां पे आप आर्टिकल 326 के थ्रू आप वहां पे इलेक्शंस कंडक्ट कर सकते हो यहाँ के पीपल्स का। दूसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे पास द प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट क्या है अभी बताऊंगा। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्सली फ्लेक्सिबल एंड पार्सली रिजिड। इसका मतलब क्या है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पार्सली फ्लेक्सिबल एंड पार्सली रिजिड का मतलब क्या है, सुनते जाओ। देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है उसको अमेंड करना आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। अगर हमारे पास हमने ये नियम बना दिया ना भाई साहब, ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, जो भी हमने जितनी भी हमने चीजें बनाई है वो अभी मैं बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, तो उसको क्या है ना बेटा, अमेंड करना आसान है। अमेंड मतलब रिप्लेस करना, चेंज करना। मैं चाहता हूं कि मैं आर्टिकल 21 को मैं चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, चेंज करना चाहता हूं, मेरी इच्छा हो गई, तो उसको बोला जाता है अमेंडमेंट, कि मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं। अब इसको अमेंडमेंट करना, उसको चेंज करना या उसको रिप्लेस करना, ये फ्लेक्सिबल भी है और पार्सली रिजिड भी है। पार्सली फ्लेक्सिबल, पार्सली रिजिड मतलब आसान भी है, थोड़ा आसान भी है, थोड़ा आसान भी है, और थोड़ा डिफिकल्ट भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्लियर? थोड़ा डिफिकल्ट भी है। बातें समझ में आ गई कि हमारे पास थोड़ा उसको आसान भी है, थोड़ा वो डिफिकल्ट भी है। उसको चेंज करना, उसको अमेंड करना, आर्टिकल को चेंज करना, उसको रिप्लेस करना। क्लियर? अब देखिएगा, हमारे पास अब हम देखते हैं थोड़ा सा सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां कहां से लिया है, कहां कहां से हमने कौन कौन सी चीजें ली है। अब भीमराव अंबेडकर साहब थे बेटा,
अब उन्होंने हमारे पास सबसे मेजर सोर्स की बात करें ना, मेजर सोर्स की, मेजर सोर्स जो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू हमने लिया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1935 मैंने पढ़ाया था। तो क्योंकि हमारे पास वही था ब्रिटिशों का, तो हमने, क्योंकि अब ये बताओ, इंडिया में आपको पता है पुलिस थाना कहां पे है ना? आपको पता है पुलिस थाने का कोतवाली नाम है। अब ये बताओ, कोतवाली का नाम चेंज करके आप डिफरेंट नाम लिखते हो। अब आप ये लिखोगे भाई साहब सल्लूका, ऐसा कोई नाम रख दिया आपने, तो भाई साहब जनता पहचान ही नहीं पाएगी कि सल्लूका क्या है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो लोग नहीं थे ना। पढ़े लिखे होते तो बात ही लगती। ये उस टाइम पे बनाया गया मेरे भाई, 1950 में। देखो 1950 का टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है। तो उस टाइम पे हमारे पास जो देश में चल रहा था कि भाई साहब ये पुलिस, ये थाना होता है, ये स्कूल है, ठीक है, और यहां पे पैसा निकाला जाता है, ये बैंक है। तो उनका नाम चेंज करना आसान नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि उनको नाम चेंज करना मतलब, उस टाइम पे देश तो अभी तो आजाद हुआ है, और अभी नाम चेंज कर देंगे पब्लिक परेशान हो जाएगी कि हमको कैसी आजादी, तो वो पहचान ही नहीं पाएगी। जो अंग्रेजों ने जो चला रखा था ना, उसको तो इंडिया पहचान रहे थे ना, इंडिया के लोग पहचान रहे थे कि यहाँ पे ये होता है भाई साहब, यहाँ पे पैसा मिलता है, यहाँ पे सब्जी मिलती है, यहाँ पे ये मिलता है। तो इंडिया ने मेजर सोर्स किसको रखा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को रखा ज्यादा, कि इससे लोग पहचान जाए चीजों को। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूके से क्या लिया? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। हम चाहते तो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट भी ले सकते थे, प्रेसिडेंट गवर्नमेंट भी ले सकते थे। हमने प्रेसिडेंट गवर्नमेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपको पता है यूएस के अंदर, जो यूएस है, अमेरिका, दिस इज अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है बेटा? प्रेसिडेंट बनता है ना। अगर प्रेसिडेंट आपके पास वहां पे बनता है, तो प्रेसिडेंट के पास ही सबसे ज्यादा पावर होता है अमेरिका के अंदर, जबकि इंडिया में प्रेसिडेंट के पास कम पावर होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होता है, मोदी जी के पास ज्यादा पावर है, प्रेसिडेंट के पास थोड़ी है पावर, इतनी पावर नहीं जितनी पर आगे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर के पास में। तो इंडिया में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा है, लेकिन अमेरिका में प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा है। अब हम इंडिया में अगर प्रेसिडेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते भीमराव अंबेडकर कि हम इंडिया में ना भाई साहब प्रेसिडेंट नियम लेके आएंगे, कि अब हमारे पास प्रेसिडेंट यहां पे इंडिया में बनेगा, क्योंकि पहले ब्रिटिशों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लगा रखा था, वही प्राइम मिनिस्टर, वही हमारे पास मुख्यमंत्री, वही चीजें चल रही थी। तो एकदम से चेंज करना आसान नहीं था, प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर लाना आसान नहीं था। तो इंडिया ने क्या किया कि भाई साहब जो यूके का है ना, इन्होंने पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इंडिया के लोग आसानी से समझते हैं इन चीजों को कि भाई साहब ये पार्लियामेंट्री है, यहाँ पे ये लोग बैठते हैं, यहाँ पे लोग बैठते हैं। तो हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को एक्सेप्ट किया कि इंडिया जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही रहेगा, जहां पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट रहेंगे, और प्राइम मिनिस्टर के पास कम पावर होगा, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर होगा कंपेयर टू प्रेसिडेंट। और इस देश का पहला नागरिक कौन है? प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट? अगर आपसे बोले किसी भी देश का, तो पहला नागरिक कौन होता है? पहला नागरिक होता है प्रेसिडेंट। पहला नागरिक किसी भी देश का प्रेसिडेंट होता है। लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो वो हमने कहां से लिया? यूके से लिया। क्लियर? और ये देखिएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ले लिया, समझ में आ गया। अब देखिएगा क्या क्या लिया हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम उनसे लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया, ओके, जो मंत्रालय है हमारे, जो भी मंत्री परिषद जो भी बैठते हैं, बाइकैमरलिज्म पार्लियामेंट हमने लिया, बाइकैमरलिज्म मैंने बहुत अच्छे से बताया था सेकंड सेशन के अंदर, ओके। सीएजी ऑफिस, सिंगल सिटीजनशिप भी हमने उन्हीं से लिया, लॉ मेकिंग प्रोसीड्यूर, जो भी हम लॉ बनाते हैं उसको कैसे प्रोसीड्यूर करना है, वो भी हमने यूके से लिए। बात समझाया? तो यूके से ये चीजें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। अब ऐसा तो यार इतने तो कौन टैलेंटेड होंगे कि आपको बोल दिया जाए बेटा बुक्स लिखो और इस देश को चलाना है। तो भाई साहब डिफरेंट डिफरेंट रीजन है, आप एक घर के 6 लोगों की है ना, उनकी भी बुक्स नहीं लिख सकते हो कि उनकी थॉट्स अलग है, उनकी थॉट्स अलग है, उनकी थॉट्स अलग है। देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखना इतना आसान थोड़ी था, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग सोच है, और उसको एक्सेप्ट करना इतनी आसान चीज नहीं थी। तो उन्होंने ये देखा कि भाई साहब कौन कौन से देश में कैसी कैसी चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने जो अच्छी लगी वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दी।
तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हमने कहां से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें डाली है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने यूके से डाली है, मतलब इंग्लैंड से डाली है, मतलब ब्रिटिश सरकार से डाली है। और मेजर सोर्स क्या है? गवर्नमेंट इंडिया 1935। अगर मैं यूएसए की बात करूं मेरे भाई, तो यूएसए से हमने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिया है। मैंने बोला इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? रिटर्न है। और आपके पास यूके का क्या है? अनरिटन है। अनरिटन है। अब देखो, रिटर्न और अनरिटन में तो फर्क आपको समझ में आ गया। यूएसए का क्या है? रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन यूएसए में पावर किसके पास में है? प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट के पास है सारी मैक्सिमम पावर। किसके पास है? सारी पूरी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। जबकि इंडिया की सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास में है। तो हमने उनसे सिर्फ रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है कि भाई साहब रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है ना, उससे देश है ना सक्षम बनता है। और आप देख सकते हो यूएसए सक्षम है, क्योंकि जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जितना अच्छा वो देश उतना ही अच्छा है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगता है और इंडिया में प्राइम मिनिस्टर रूल लगता है। क्लियर? अभी ये प्रियम्बल इसके बारे में बात करेंगे। प्रियम्बल इंडिया में लाए गए। ओके, प्रियम्बल भी हमने कहां से लिया था? यूएसए से लिया था। क्या होता है आगे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स कि लोगों के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, लोगों के क्या क्या अधिकार होने चाहिए, ये भी हमने उनसे लिया। फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होगा एंड वाइस प्रेसिडेंट का क्या फंक्शन होगा, ओके, ये भी हमने उनसे लिया। और जो जुडिशरी सिस्टम है वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी हमने उनसे लिया। क्योंकि कल की तारीख में बोलोगे भाई जुडिशरी तो डिपेंडेंट है। अब सुप्रीम कोर्ट बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बेटा ऐसे चलता है, सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टली है ना हमारे मंत्रालय के अंदर, संसद के अंदर हमारे पास डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से जाते हैं। वहां से जो हमारे जज साहब होते हैं डायरेक्टली लिख के देते हैं, भाई साहब इस महीने का कॉस्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट में ये लिखने का, इसको इतनी सैलरी देनी, इसको इतनी देनी है, हमारा जो खर्चा है वो इतना आया, ये पैसा हमारे को भेजिए। उनको भेजना पड़ेगा। वो 2 करोड़ बताए या 100 करोड़ बताए, वो उनसे है ना एक सवाल नहीं पूछ सकते, ना प्राइम मिनिस्टर ना कोई और, कोई भी उनसे एक सवाल नहीं पूछ सकते पैसे के मामले में। उन्होंने बोल दिया कि हमारा भाई साहब कॉस्ट इतना हुआ एक साल में या एक महीने में, हमारा जो भी कॉस्ट हुआ 2 करोड़ हुआ तो ठीक है, 100 करोड़ हुआ तो ठीक है, वो 100 करोड़ ही मंत्रालय को उनके लिए देना पड़ेगा। क्लियर? तो इसलिए वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है और ये हमने यूएसए से लिया। रसिया, जिसको पहले हम यूएसएसआर बोल देते, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज ली। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है कि हमारी क्या क्या ड्यूटी है, ये उनसे ली। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया? कॉन्कर्ड लिस्ट। कॉन्कर्ड लिस्ट हमने वहां से लिया। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आपके पास जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस एंड आपके पास हायर हाउस जो लोकसभा राज्यसभा, उनको कैसे आपको अरेंज करना है, ये आपने ऑस्ट्रेलिया से लिया। फ्रांस से हमने क्या लिया? रिपब्लिक एंड आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फर्टिलिटी इन प्रीमियम्बल, ये हमने फ्रांस से लिया। जर्मनी से हमने क्या लिया? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द इमरजेंसी, कि भाई साहब जर्मनी कभी कभी कुछ कंडीशंस आ जाए, आपके फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहे हो, तो आप या सोचो, ऐसे सोचिएगा, इसको ऐसे समझिएगा, हमारे देश में मानो चाइना ने आक्रमण कर दिया, लड़ाई होगी उनसे, तो उस टाइम पे देश में इमरजेंसी लग सकती है। और जो लोगों को जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो आगे बात करूंगा कि फंडामेंटल राइट कौन कौन से हैं। जो इंडिया में लोगों को फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो डायरेक्टली सस्पेंशन किए जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक हमारा उनसे वॉर चल रहा है। कोई बोले यहां पे कि हम तो भाई साहब चाइना में जाना चाहते हैं उस टाइम पे, तो ये भी उसके पास फंडामेंटल राइट उस टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाएगा अगर हमारा उनसे वॉर चल रहा है। तो ये इमरजेंसी कंडीशंस में आप उनको रोक सकते हो। जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में, क्योंकि कोई भी जा सकता है ना उस टाइम पे। आर्मी वाले हैं, भाई साहब हम तो देश में युद्ध नहीं करेंगे, हम तो भाई साहब चाइना की ओर मिल जाएंगे, तो बोला ना नहीं मिल सकते हो, सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये होता है सस्पेंड करने का मतलब, कि उस टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स आपके काम नहीं करेंगे, इमरजेंसी वक्त पे आप इनसे सस्पेंड कर सकते हो। ये होती है। ये कहां से लिया हमने? जर्मनी से लिया।
अब देखिए कनाडा से क्या लिया हमने, आइडिया ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि भाई साहब सेंटर को स्ट्रॉन्ग करो और सभी स्टेट को स्वतंत्र करो। बात समझ में आया कि प्रत्येक हमारे देश में प्रत्येक जो भी स्टेट है, भले महाराष्ट्र हो, भले राजस्थान हो, भले यूपी हो, भले पंजाब हो, कोई सा भी स्टेट हो, हर स्टेट क्या है, फेडरल है। फेडरल मतलब स्वतंत्र है। लेकिन उन्होंने साथ में क्या बोला, विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, लेकिन सेंटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर वाला जो रीजन है, जो सेंटर है, वह स्ट्रॉन्ग है। तो सब मैक्सिमम पावर जो होती है उसी के पास में होती है, लेकिन प्रत्येक स्टेट अपने आप में भी फेडरल है, मतलब स्वतंत्र है। क्लियर। दूसरा आइलैंड, आइलैंड से हमने डीपीएसपी लिया। डीपीएसपी क्या होता है आगे बात करेंगे, मतलब डीपीएसपी तो बहुत बड़ी चीज है बेटा। डीपीएस इसको आगे बात करेंगे, अभी तो बस इतना याद रखो कि डीपीएसपी हमने कहां से लिया, आइलैंड से लिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की आपके पास प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, ये भी हमने वहीं से लिया, और डीपीएसपी भी हमने वहीं से लिया। डीपीएसपी क्या होता है आगे पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती है, सब कुछ आगे पढ़ेंगे। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया, प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। हमारे पास किसी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमने बनाया उसमें कोई भी आर्टिकल को अगर हमको अमेंड करना है, रिप्लेस करना है, चेंज करना है, तो ये हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका से। यही बोल रहा हूं कि प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, और आपके पास राज्यसभा के मेंबर को कैसे आप इलेक्ट करोगे। क्लियर। तो ये मैंने आपको बता दिए हैं, और कल हम बात करेंगे जो हमारे आर्टिकल्स हैं, ओके, उनके बाद सॉरी ये क्या चल गया, ये हमने यहां तक बात कर लिया। तो यहां तक सभी लोग बताइए मुझे चैट बॉक्स में कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। तो आज का सेशन में फिर यहीं पे एंड अप करता हूं। तो एक बार में ये चीजें नहीं बैठेगी मेरे भाई, बार बार रिवाइज करते रहेगा। अब नॉन टेक का पार्ट है, डेली डेली आपकी क्लासेस आने वाली है, ओके। फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, आप चिंता मत करिएगा। चलो, और दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूं मेरे भाई, ये ध्यान रखना, 15 क्वेश्चंस के तकरीबन आपके करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। मैं फिर से बोल दूं, नहीं तो आप उस टाइम में परेशान हो जाओगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर में देखने को मिलेंगे एसएससी के अंदर, ठीक है, एसएससी जेई के अंदर। और 15 के तकरीबन क्वेश्चंस आपको, आप ये मान लो इसके देखने को मिलेंगे साइंस के। क्लियर। और आप समझ लो पॉलिटी और हिस्ट्री, ओके, इनके जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको 15, ठीक है। ज्योग्राफी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना। ज्योग्राफी के कई बार इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे बन भी नहीं पाते। कई बार वो ज्योग्राफी पूछेगा ना, तो मतलब बहुत डिफिकल्ट लेवल पे चली जाती है, तो बनता ही नहीं है, ठीक है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं, और क्योंकि बहुत डेप्थ में जाता है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को लेके, तो आप इन दोनों को तो परफेक्ट करना है, ओके। और इसको भी अपन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, करेंगे, लेकिन सिंपल सा आ गया तो उसको तो बना ही लेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है। करंट अफेयर के लिए अभी डेली के डेली करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं होना चाहिए करंट अफेयर छोड़ दे मेरे भाई, करंट अफेयर डेली ही पढ़ना है। कहां से, पहली प्रायोरिटी तो ये रखो, जो भी आप टेस्ट देते हो तो टेस्ट में आप क्वेश्चंस देखते होंगे, तो क्वेश्चंस में आपको सॉल्यूशंस भी मिलता होगा। उस सॉल्यूशंस में उसका तो सॉल्यूशन होता ही है, साथ में एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी होता है, तो उसको टॉप प्रायोरिटी दीजिएगा। इस टाइम पे एक ही चीज है, टॉप प्रायोरिटी उसको दीजिएगा, और बार बार रिवीजन करिएगा टेस्ट वाले क्वेश्चंस को, और उसमें सॉल्यूशंस को देखो। वो क्वेश्चन तो बन गया, लेकिन उसकी थ्योरी जरूर पढ़िएगा, और भी चीजें हुई है क्या। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बताऊं ना, करंट अफेयर में कि पूरे में से पूरे मार्क्स तो किसी के नहीं आते हैं, बट इतना है कि यार यहाँ से है ना आपके 7 to 8 मार्क्स आ गए ना, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। क्लियर। तो 7 to 8 मार्क्स साइंस में आ जाएंगे, बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे आपके। और मतलब मेरे को पता है कि 10 से 12 मार्क्स आपके यहाँ से आराम से गेन कर सकते हो, साइंस में सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ओके। पॉलिटी आपसे भी आपके पास में अगर बात करूँ तो 10 के तकरीबन आपके क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। और अगर इतने भी मार्क्स आ जाते हैं ना मेरे भाई, वेल एंड गुड, ओके, जीएस वाले पार्ट के अंदर। और थोड़े बहुत कॉमन सेंस वाले भी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो चलेगा। मैं आपको चिंता मत करिएगा, इसकी मैराथन कराऊंगा मैं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं बहुत जल्दी लगाने वाला हूँ आपके पास हिस्ट्री की मैराथन लगाऊंगा पूरी, और जिसमें 100+ क्वेश्चंस करूंगा। और मान लो 100-150 क्वेश्चंस करूंगा, 100-150 बोले 3 घंटे ही मान लो लगाए ना। बताइए, यहाँ वो सारी चीजें देखो, वो आर्ट एंड कल्चर्स का पार्ट है, बट वो मैं आपको करा दूंगा, डांस वगैरह के बारे में, वो स्टैटिक जीके है,
ठीक है। तो वो करंट अफेयर या और आपके पास हिस्ट्री स्टैटिक जीके का मैं एक पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उसको भी एक बार संडे को रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या है। तो आप ये बताइए मुझे मैराथन किस किस को लगानी है, सब रेडी और मैराथन करेंगे 100 से 150 क्वेश्चंस की। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वही होंगे जो मतलब आए हुए क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मैं वही लाने वाला हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास टाइम भी वही है और इनको कितना भी पढ़ दो यार, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स तो कट ही जाते हैं कहीं ना कहीं। ओके, आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तो टाइम तो वेस्ट तो करेगा नहीं। ओके, तो चलेगा। थैंक यू, टेक कर लेके आऊंगा मैं बहुत जल्दी, वेरी सुन ट्राई करूंगा कि इसी वीक में मैं लेके आऊँ। मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते रहिएगा आप, उसके अपन 100 से 150 की मैराथन लेके आऊंगा, 2 से 3 घंटे का सेशन होगा और बहुत जल्दी यूट्यूब पे आपको उसका सेशन दिख जाएगा। ओके, तो करते रहिए, फिर इसके भी क्वेश्चन लेके आए, मतलब पीवाई क्यों होंगे, पीवाई क्यू बीटी किसी भी क्वेश्चंस की नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारे रिलेवेंट है, जो हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।